हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज आईपीओ एनालिसिस सीरीज़ में हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आईपीओ एनालिसिस सीरीज़ का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, जिसे हम बोलते हैं आईपीओ वैल्यूएशन। आज कोई भी कंपनी अगर प्राइमरी मार्केट्स में अपना इशू प्राइस आपसे अगर चार्ज कर रही है तो वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, वो बहुत बड़ा डिपेंडेंस होता है। अगर आप ओवर वैल्यूड आईपीओ को लेके जाएंगे तो लंबे समय तक उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्पैक्टेड रहेगी। तो एक वैल्यू फॉर मनी हमें हमेशा चाहिए होता है और उस आईपीओ वैल्यूएशंस को चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके के मेथड्स हैं टू आइडेंटिफाई। उसमें आज हम बात कर रहे हैं 3 ऐसे बड़े इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आईपीओ वैल्यूएशन। पहला है पी रेशो, उससे समझने की कोशिश करेंगे और सेक्टर, इंडस्ट्री और जो पीयर है उनको भी हम कंपेयर कर पाएंगे। दूसरा है एंटरप्राइज वैल्यू वर्सेस योर प्रॉफिट्स और तीसरा है प्रॉफिट्स वर्सेस योर प्राइस टू बुक वैल्यू। इसके अलावा हम पीयर कंपैरिजंस करना भी सीखेंगे और ओवर वैल्यूएशंस के जो वार्निंग सिग्नल्स हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाएं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आईपीओ वैल्यूएशंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आईपीओ वैल्यूएशंस अगर बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे तो उस केस में लिस्टिंग गेन्स सस्टेन करना मुश्किल होगा कंपनीज के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और हर एक मेथड ऑफ आईपीओ वैल्यूएशंस को डिस्कस करते हैं इन डिटेल एंड सिंपल लैंग्वेज। सो सबसे पहले हम समझते हैं आईपीओ वैल्यूएशन इन अ वेरी सिंपल टर्म। किसी भी शेयर का जो भी आईपीओ के लिए ऑफर कर रही है पब्लिक में, वो राइट प्राइस पे है या नहीं है, उस प्राइस को पहचानना अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ दैट कंपनी, अर्निंग्स एंड फ्यूचर ग्रोथ, उसके साथ वर्कआउट करने के लिए जो प्रोसेस हम अपनाते हैं उसे कहते हैं आईपीओ वैल्यूएशंस। बहुत सारी चीज़ हैं जो आईपीओ वैल्यूएशंस को डिटरमाइन करती है, जैसे कंपनीज की परफॉर्मेंस लाइक ग्रोथ, प्रॉफिट्स या फाइनेंशियल हेल्थ। इंडस्ट्री कंपैरिजंस, मान लीजिए एक ऐसी ग्रोइंग इंडस्ट्री है जहाँ सभी कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे वैल्यूएशंस थोड़ा सा हायर साइड पे ही आएगा। तीसरा है वैल्यूएशंस के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम वो भी देखने की कोशिश करेंगे। और प्राइस रेंज, किस प्राइस रेंज में आईपीओ आ रहा है और क्या वो प्राइस रेंज जस्टिफाइड है, वो सस्टेन कर पाएगी लिस्टिंग गेन्स के साथ में, वो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। आईपीओ वैल्यूएशन इसलिए भी मैटर करता है बिकॉज इन्वेस्टर को स्कोप मिले एक अच्छे प्रॉफिट का, वो एक इंश्योर कर पाए एक सक्सेसफुल लिस्टिंग और कंपनी राइट कैपिटल रेज कर पाए ऑर्गेनाइजेशन से। बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स हैं जो आईपीओ वैल्यूएशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने बात किया फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, हमने बात किया बिजनेस मॉडल का, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, मार्केट और इंडस्ट्री में कंपनी का शेयर कितना है और उस आईपीओ की डिमांड, मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे हैं, वो चेक करना पड़ेगा। अगर एक वेल वैल्यू आईपीओ आता है तो कस्टमर भी हैप्पी है, लिस्टिंग गेन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे और कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा सस्टेनेबिलिटी क्रिएट कर पाएगी। सो वैल्यू फॉर मनी होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है हम इंडियंस हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा वेल नोन है फॉर वैल्यू फॉर मनी। सो आईपीओ वैल्यूएशंस को और आगे समझने की कोशिश करते हैं और इसके जो मेन टूल्स हैं उनको एक एक करके इन डेप्थ में समझना स्टार्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टूल फॉर आईपीओ वैल्यूएशंस। किसी भी कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल है कंपनी, वो उसको मेज़र करना, उसकी मार्केट प्राइस को जस्टिफाइड करने के लिए द बेस्ट टूल इज़ पी रेशो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है इन आईपीओ वैल्यूएशंस। पी रेशो का मतलब ये है कि आज हम कंपनी की मार्केट प्राइस कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बदले में कंपनी हमें कितना अर्निंग देगी, दैट वी हैव टू लुक फॉर। पी रेशो को सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर। मान लीजिए मैं
₹500 आज करंट इशू प्राइस दे रहा हूँ किसी भी आईपीओ की, और कंपनी की अर्निंग ₹50 सालाना है, तो मेरा पी रेशो हो गया है 10। सो 10 का पी विल बी देयर। जितना ज़्यादा पी होगा उतना ही कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल इन फ्यूचर वो ज़्यादा होगा। सो हायर पी विल बी हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस, बट ओवर वैल्यूएशन का रिस्क भी आपके ऊपर आ सकता है। मॉडरेट पी जो इंडस्ट्री एवरेज के बराबर का पी है, इट इज़ एक्सेप्टेबल। बट मान लीजिए किसी कंपनी का पी इंडस्ट्री एवरेज से भी कम है, तो वो एक अंडर वैल्यूएशंस को क्लियरली शोकेस करती है। कभी भी आईपीओ वैल्यूएशंस पे जाने से पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी की अर्निंग्स क्या हैं, कंपनी की अर्निंग्स या पी दूसरे कंपैरेटिव कंपनीज में कैसा है, क्या एप्रोप्रिएट पी मल्टीपल्स आगे फ्यूचर ग्रोथ में दिख रहे हैं हमें। पी मल्टीपल्स का मतलब होता है कि पुरानी डेटा का एवरेज लेके हम आने वाले सालों में फ्यूचर रेवेन्यू, फ्यूचर प्रॉफिट्स कंपनी के क्या हो सकते हैं, उसको एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं विद पी मल्टीपल्स। इससे हम एक फेयर वैल्यू रेंज आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और यही डिसाइड करता है कि आईपीओ आज अट्रैक्टिव प्राइस पे है या नहीं है। पी वैल्यू हेल्प करेगा टू कंपेयर द वैल्यू टुडे विद द अर्निंग्स पोटेंशियल इन फ्यूचर। सो आज हम जो भी प्राइस पे कर रहे हैं कंपनी का, उसके हिसाब से उसकी अर्निंग्स जस्टिफाइड है या नहीं है। मैंने आपके लिए सारे पी रेशियोज जो इंडस्ट्री एवरेज में होते हैं वो हम वर्कआउट कर रहे हैं। एक एग्जांपल भी लेते हैं। मान लीजिए किसी भी कंपनी का पी रेशियो है 30, तो इसका मतलब है कि हमें ₹30 पे करने पड़ेंगे टू अर्न ₹1 ऑफ अर्निंग्स। सो ₹1 कमाने के लिए मुझे कंपनी के अंदर ₹30 का पेमेंट, 30 टाइम्स का पेमेंट करना पड़ेगा ऑफ द अर्निंग्स। अब मैंने कुछ, आपकी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैंने कुछ इंडस्ट्री के जो एवरेज पीज हैं उनको भी दर्शाने की कोशिश किया है। जैसे आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनीज 25 से 35 के पी पे मिलता है, मतलब ₹35 दीजिए और ₹1 का अर्निंग हर साल कीजिए। इसके अलावा फार्मा 20 से 30 के पी पे मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग 10 से 18 के पी पे मिलता है, एफएमसीजी 40 से 60 के पी पे मिलता है, ऑटोमोबाइल 15 से 25 के पी पे, बैंकिंग और फाइनेंस 12 to 20x ऑफ पी पे आपको अवेलेबल हो जाता है। अगर आप सेक्टर एवरेज से कम चार्ज कर रहे हैं, आपका पी कम है, तो आप अंडर वैल्यूड हैं। अगर आप इंडस्ट्री या सेक्टर एवरेज से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ओवर वैल्यू की कैटेगरी में आ जाते हैं। बट अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू सिंप्लीफाइड बोलना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। अगर कोई ओवर वैल्यूड दिख रही है बट उसकी ग्रोथ भी बहुत पोटेंशियली बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा ही पी पे मिलेगा। सो खाली पी रेशो को देखना या इंडस्ट्री से कंपेयर करना ही मीनिंगफुल नहीं हो पाएगा, आपको उसके साथ और दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करना होगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं दूसरा मेथड, जिसे हम बोलते हैं ईवी डिवाइडेड बाय एबिटा। ये उन कंपनीज के लिए ज़्यादा बेटर है जो हाईली कैपिटल इंटेंसिव है और जिनका डिफरेंट टाइप ऑफ डेट लेवल्स अक्रॉस कंपनीज चल रहा होता है। सो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्टेबल हैं, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, उनको पी पे कंपेयर करने की बजाय हम उसकी एंटायर बिजनेस की वैल्यू से कंपेयर करते हैं। सो बड़ा ही सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। जो भी एंटरप्राइज वैल्यू है, मान लीजिए रिलायंस की एंटरप्राइज वैल्यू है 5 लाख करोड़, डिवाइडेड बाय उसका प्रॉफिट, और उसको कंपेयर करिए विद इंडस्ट्री पीयर्स, सो दैट हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उसकी ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है, कंपनी उस वैल्यू, उस वर्कआउट के साथ में कितना अर्निंग्स दे पा रही है। ये प्योरली एफिशिएंसी बताएगी उसकी वैल्यूएशंस पे। ऐसे ही कोई कंपनी अगर लॉस में है, अगर फाइनेंस लेने जाएंगे, तो वहाँ पे देखा जाएगा पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। जो भी मार्केट प्राइस आज चल रही है डिवाइडेड बाय द बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू का मतलब है नेटवर्थ। असेट्स, जो हेवीली असेट्स वाली कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ये सब पीबी रेशियोज के ऊपर ही वैल्यू
होती है। सो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ अलग अलग वैल्यूएशंस के साथ में काम करती है। कुछ कंपनीज पी रेशो के साथ चलती है जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज जो हैवी कैपिटल इंटेंसिव है वो ईवी बटा एबिटा पे काम करेगी, एंटरप्राइज वैल्यू पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो कंपनीज लॉस मेकिंग है या जिनके अंदर एसेट्स रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है या जो बैंक से एनबीएफसी की कैटेगरीज में आती है वो प्राइस टू नेटवर्थ पे कैलकुलेट होती है। सो पीबी रेशियो बताता है कि कंपनी की नेटवर्थ के हिसाब से उसकी आज मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। इसी के साथ सबसे लास्ट में आता है पीयर कंपैरिजंस। पीयर कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दूसरी कंपनी सिमिलर नेचर की कंपनीज वो किस वैल्यूएशंस पे मिल रही है वो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। हमने अब तक 3 वैल्यूएशंस मेथड समझे हैं। पहला है पी रेशो, दूसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो और तीसरा है एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा। इन तीनों को उसकी पैरेलल कंपनीज के साथ भी कंपेयर करिए सो दैट आप ये समझ पाएँ कि जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं वो किस वैल्यूएशंस पे चल रही हैं और जो नई आईपीओ में जो कंपनीज आई हैं वो क्या वैल्यूएशंस चार्ज कर रही हैं। दैट वी हैव टू बी लुक फॉर। आप आइडेंटिफाई करिए कि इन पीयर्स का नॉर्मल एवरेज क्या है और उस नॉर्मल एवरेज से कंपनी अभी किस तरीके से वर्कआउट कर रही है और उसी से ही हम इन्फॉर्म्ड जजमेंट ले पाएंगे वेदर ये कंपनी आईपीओ में जो आ रही है वो फेयरली प्राइस्ड है या अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। सो बहुत ही ईजी वे है टू आइडेंटिफाई द सिनेरियोस। हमने एक एग्जांपल भी लेके आपको समझाने की कोशिश किया है। मान लीजिए आपकी कंपनी का पी एक एक्स मल्टीपल पे है और बाकी जो पीयर्स हैं उनका 28, 24 और 30 है। उसका एवरेज किया जाए तो वो 27.6 है। आईपीओ की जो कंपनी आ रही है वो 26 के पी पे मिल रही है तो ये फेयरली प्राइस्ड है बिकॉज जो इंडस्ट्री एवरेज है, जो पीयर्स का एवरेज है वही एवरेज पे आपकी आईपीओ कंपनी भी आने की कोशिश कर रही है। सो कंपेयर करिए, एनालाइज करिए और फिर डिसाइड करिए कि कंपनी की वैल्यूएशंस किस लेवल्स पे आ रही है। अब हम समझना चाहते हैं बहुत सारे वार्निंग सिग्नल्स जो आपको आईपीओ की डिटेल्स में मिलेंगे रिगार्डिंग टू आईपीओ वैल्यूएशंस। ये बिल्कुल क्लियर रखिए कि कोई भी कंपनी अगर आज ओवर वैल्यूएशन चार्ज कर रही है हाइप क्रिएट करके तो आने वाले समय में आपको लोअर रिटर्न्स ही मिलेंगे उस कंपनी के ऊपर। सो अगर कंपनी एक्सेसिव हाइप कर रही है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको दिखाने की कोशिश कर रही है तो आपको एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल क्रिएट होगा। हाई मल्टीपल वैल्यूएशंस अगर वो क्रिएट कर रही है विद द इंडस्ट्री पीयर्स तो भी हमें एक वार्निंग सिग्नल ज़रूर मिलेगा। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड्स उतना इनकंसिस्टेंट हैं, उतने ज़्यादा वीक हैं, फिर भी कंपनी हाई वैल्यूएशंस चार्ज कर रही है तो वो भी एक हमारे लिए वार्निंग सिग्नल्स होगा। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्रोजेक्शंस करना, पी मल्टीपल्स को बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे एक्सपेक्ट करना इन नियर 2 to 3 ईयर्स, ये भी एक वार्निंग सिग्नल है हमारे लिए। क्योंकि जब पिछले 3-4 साल्स में कंपनी ने उतना तेज़ी से ग्रो नहीं किया है तो आने वाले सालों में अगर कंपनी बहुत ज़्यादा हाई प्रोजेक्शंस दिखा रही है ग्रोथ के तो वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक वे में होंगे जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल रहेगा। इसके अलावा हाई प्रमोटर सेलिंग्स अगर हो रहा है, ओएफएस आ रहा है, प्रमोटर सेल कर रहा है, एंकर इन्वेस्टर्स को एग्जिट करना चाहता है तो भी हमें बचने की कोशिश करना पड़ेगा। बिकॉज जितने भी एंकर इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं ये हमेशा मार्केट में हाइप क्रिएट करते हैं और अपनी एग्जिट्स ओवर वैल्यूएशन या पीक वैल्यूएशंस पे लेने की कोशिश करते हैं। और आप खुद चेक करिए, डीप ड्राइव करिए, पीयर्स के साथ कंपेयर करिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि बिजनेस उतना बड़ा एक्सपेंशंस वर्कआउट नहीं कर पा रहा या आईपीओ का बहुत ही क्लियर पर्पस नहीं है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स पे, तो आपको उस कंपनी को मिस आउट करना ही बेटर रहेगा। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपने ओवर वैल्यूएशंस पे की तो उस केस में आपको लिस्टिंग पॉपअप्स बहुत जल्दी सेट ऑफ होते हुए दिखेंगे, रिस्क प्राइस करेक्शन का भी आएगा और लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स हैं वो आपको डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं। सो प्लीज़
अंडरस्टैंड कि खाली कंपनी के नाम से या उसकी हाइप से ये काम नहीं चल पाएगा। आपको ओवर वैल्यूएशंस को बहुत प्रॉपर तरीके से डील करना पड़ेगा। सो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं ओवर वैल्यूएशन वार्निंग सिग्नल्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा और क्लियरली इसकी एक शीट बना लीजिए सो दैट यू कैन ईजिली वर्क ओवर देयर। मार्केट में कितना ही हाइप हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम्स कितने ही हाई हो, सब्सक्रिप्शन 100 गुना से ज़्यादा हो, फिर भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है वैल्यूएशन से, बिकॉज लंबे समय में प्राइस करेक्ट होगी अगर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज्ड किए जाएंगे। ये 6 ऐसे वार्निंग सिग्नल्स हैं जो हर एक इन्वेस्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन कस्टमर्स के लिए जो आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। सो पहला वार्निंग सिग्नल है, पी अगर 2 टाइम्स सेक्टर एवरेज से है, मान लीजिए सेक्टर एवरेज का पी है 30 गुना और आपका स्टॉक 60 गुना का डिमांड कर रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सेक्टर से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, विदाउट प्रोपोर्शनल बेटर ग्रोथ और मोड, जो कि अनजस्टिफाइड है। दूसरा, सेल से अगर 20 गुना पे ज़्यादा वैल्यूएशंस आ रहा है तो खाली प्रॉफिट में रहना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वो ग्रोथ को उतने लेवल पे मेंटेन करना, इवन एक्सट्रीम स्पेकुलेशन होगा उस वर्कआउट पे। तो सेल से 20 गुना ज़्यादा वैल्यू चार्ज करना या प्राइस टू अर्निंग सेक्टर एवरेज से 2 गुना ज़्यादा चार्ज करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर योर ओवर वैल्यूएशन। अगर किसी कंपनी का कंपेरेबल पीयर ही नहीं है और कंपनी कह रही है कि तो यूनिक बिजनेस का क्लेम कर रही है और पीयर्स है ही नहीं, तो ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल वे है, आप उसको अवॉइड करके रखिए, बिकॉज उसका कोई कंपैरिजन नहीं है हमारे पास। इसके अलावा अगर टोटल एड्रेस मार्केट से कंपनी वैल्यूएशन 10 से 20% ज़्यादा है तो आप ये मान के चलिएगा कि कंपनी में अब और ग्रोथ का रूम नहीं है। ग्लोबल पीयर्स हैवी डिस्काउंट पे है, इंडिया में वो 2x के प्रीमियम पे चार्ज कर रहा है, तो इंडिया वाले इतना महंगा वर्जन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उसी तरीके का सेम बिजनेस ग्लोबल पीयर्स में आधे दाम में मिल रहा है, तो वाई नॉट वी आर इन्वेस्टिंग ओवर देयर, वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट कर दे, इंडिया में इतना महंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैल्यूएशन अगर एंकर्स ने प्राइसिंग दिया है बट QIBs बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं सब्सक्रिप्शंस में, तो ये मान के चलेगा कि लॉन्ग टर्म में वो क्लियर नहीं है रिगार्डिंग टू प्रॉफिट्स। तो ये 6 ऐसे इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स हैं आपके लिए जो कि ओवर वैल्यूएशंस में आपके लिए लैंडमार्क रहेंगे, और सबको ये चेक करना चाहिए कि ये वैल्यूएशंस किस तरीके से प्ले ऑन कर रहे हैं। हमने पेटीएम में देखा था कि 19 बिलियन की वैल्यूएशंस, ग्लोबल फिनटेक्स उसी की जैसी कंपनीज 5 से 8 बिलियंस पे अवेलेबल थी, ये 4x का वैल्यूएशन चार्ज कर रहा था हमसे, और पता लगा कि ये सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक जो है वो 75% से ज़्यादा क्रैश हो गया। सो वैल्यूएशंस का बहुत बड़ा रोल है, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो उतनी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हो तो 101% आपको इन पीईज़ को या इन रेशियोज़ को देखना कंपलसरी है। अब मैं फ्रेंड्स आपके साथ में कुछ वैल्यूएशन केस स्टडीज़ जो कि रियल आईपीओ से मैंने ड्रैग किया है, ऐसे 5-7 आईपीओज में आपको दिखाता हूँ जिसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे 2019 में IRCTC जो कि 30 के पी मल्टीपल पे था, कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं था उसका, मोनोपोली प्रीमियम था, तो कंपनी ने लिस्टिंग किया 101%। इवन फंड भी जो यूज़ हुआ था वो एक्सपेंशन के लिए था, तो अगले 3 साल में कंपनी ने ऑलमोस्ट 800% का रिटर्न दिया ओवर दिया। जोमेटो का जो एंटरप्राइज वैल्यू था रेवेन्यू से वो ऑलमोस्ट 25x था। स्विगी एक प्राइवेट प्लेयर था, बहुत ज़्यादा हाई टाइम से भी ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश की, 35% लिस्टिंग हुई नेगेटिव, बट बाद में जाके वो रिकवर हुआ ड्यू टू मोनोपोलिस्टिक बिजनेस। पेटीएम 50 के सेल्स रेवेन्यू से 50x का प्राइसिंग उसने चार्ज किया। गूगल पे उस समय 8x पे अवेलेबल था, एक्सट्रीम ओवर वैल्यूएशन था,
35% लिस्टिंग पे लॉस हुआ, 80% ऑल टाइम हाई से वो डाउन हुआ। LIC 2022 में प्राइस टू अर्निंग एंटरप्राइज वैल्यू 1x था, HDFC लाइफ 4x पे अवेलेबल था, एक्चुअली अंडर वैल्यूड था। 9% लिस्टिंग गेन लॉस हुआ बट रिकवर्ड हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में। नाइका 2021 में आया, प्राइस टू सेल्स 22x था, कोई इंडियन कंपैरिजंस नहीं था, हाई था बट यूनिक मोड था उसका, एक यूनिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था। एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग ऑल टाइम हाई से 50% गिरा बट अब वो स्टेबलाइज्ड है। हुंडई 2024 में P25 का था, मारुति का P28 था, M&M का 30 था, तो इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही वो भी अपना चार्ज कर रहा था, तो स्टेबल लिस्टिंग हुई। इंस्टीट्यूशंस ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट किया हुंडई के अंदर। सो आपको समझना पड़ेगा कि बाकी सारी फैक्टर्स के साथ में आपको वैल्यूएशंस को भी एक इम्पॉर्टेंस देना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कुछ इस आज के सेशंस के रिकैप के बारे में। आज के की टेकअवेज में पी रेशो जो हमने बात किया वो इंडस्ट्री से 2x से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। EV EBITDA जो है वो लॉस मेकिंग कंपनीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो हम बैंक और NBFCs के लिए अच्छा मैट्रिक्स मानते हैं। पीयर कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है, सेम सेक्टर सेम साइज़ की कंपनी से अगर आप कंपेयर करते हैं और अपने जितने भी रेशियोज़ हमने सीखे हैं उनको कंपेयर करते हैं, देन इट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर। इसके अलावा और वैल्यूएशन के सिग्नल्स हमने जस्टिफाई किए, 5 वैल्यूएशंस के जो क्वेश्चंस थे वो हमने देखे और रियल पैटर्न्स रियल केस स्टडीज़ को हमने डिस्कस करने की कोशिश की। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वैल्यूएशंस का। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे द मॉड्यूल नंबर 5 विच इज़ ऑन बिजनेस क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिव मोड। आई होप सो आप IPO में अब थोड़ा डीपर ड्राइव कर रहे होंगे। मेरा सजेशन है कि आप पुराने IPOs को देखें और जो भी सक्सेसफुल गए थे या फेलियर हुए थे उनके पीछे वैल्यूएशंस को एक बार कंपेयर करें, दैट विल बी योर होमवर्क। और IPO एनालिसिस जैसे और कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए स्किल इन्वेस्ट इंडिया कोई ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ बहुत सारे फ्री कोर्सेज आपको मिलेंगे जो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन डेप्थ नॉलेज देंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए। सो आज के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।